अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूँ आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। मेरी जानिब से भी नाज़रीन आपको अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आपका आज का रोज़ा भी गुज़श्ता रोज़ों की निस्बत बेहतर गुजर रहा होगा। आप अपने रोज़े का दूसरों का ख्याल रख रहे होंगे, और जब हम अपने रोज़े या दूसरों के ख्याल की बात करते हैं तो आयशा यकीनी तौर पर हमें अपने माशरती रवैयों का एक मरतबा जायज़ा लेने की ज़रूरत महसूस होती है। माशरती रवैया नाज़रीन हमारा वो रवैया जो हमारा एक दूसरे से मेल जोल में जिसका अमल दखल है, उस पर ज़रूर नज़र रखिए। इसमें आपके ट्रैफिक या गाड़ी चलाने का अंदाज भी शामिल है। बैंक अगर आप बिल जमा कराने गए हैं तो किस ढंग से आप लाइन में लगे हैं, अगर आप लाइन में लगे हैं तो वो भी शामिल है। और इसी तरह जब आपका मेल जोल घर से बाहर किसी से हो तो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब है। कोशिश कीजिए कि गुफ्तगू का इख्तिताम गुफ्तगू पर ही हो। गुफ्तगू में कहीं आपको ज़बान की जगह हाथ चलाने की ज़रूरत ना हो, और ख़ुसूसन जब ज़रूरत महसूस हो तब तो ख़ुसूसन इज्तनाब कीजिए। ये रोज़े का तकाज़ा भी है और एक अच्छा इंसान बनने का तकाज़ा भी है, और आपकी अपनी आफ़ियत खैरियत भी इसी में है कि हम अपने माशरती रवैयों का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा ज़रूर लेते रहें। और जवाद ने तो ये बात की कि हम ऐसा ना करें, हम लाइन में खड़े हों, हम जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करें। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि जब आपको पता होता है कि आप लाइन में लगने वाले इंसान हैं और दूसरा आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसमें भी आपके रवैये को ज़रा देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे बिहेव कर सकते हैं। जवाद, मैं जब कभी किसी बैंक जाती हूँ या मैं कहीं भी लाइन में लगती हूँ और मुझसे आगे आके एक धक्का मार के खातून जब आगे निकलती हैं, पहली बात तो ये कि वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, और दूसरी बात ये कि मैं किस तरह से उनको समझा रही हूँ ये बड़ा मैटर करता है। आई थिंक तो मैं बड़े प्यार से कहती हूँ कि आप मुझसे पहले आई थी। मतलब आप अगर किसी को समझा भी रहे हैं तो ये नहीं कि मैं उनको धक्का मार के बोलूँ कि नहीं जी पहले तो मैं आई थी। तो आई थिंक किसी को समझाने का अंदाज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक बात मैं ये पढ़ भी रही थी किसी जगह कि अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो उसको ये नहीं बोलने कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। मे बी आप इस चीज़ से स्टार्ट कर सकती हैं कि ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू काबिले एहतराम है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्योंकि ऐसा 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 है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर नाज़रीन इख्तलाफ करने का भी ढंग है। अब अल्लाह ताला ने आपको जो गुफ्तार की ताकत दी है, अब इसका मुनासिब इस्तेमाल कीजिए। इससे मामलात सुलझाने की कोशिश कीजिए। दस्त दराजी से, हाथ उठाने से, हाथापाई से मामला सुलझने की जानिब हरगिज़ नहीं जा सकता है। और हमने माशरती रवैयों में ट्रैफिक वायलेशंस का ज़रूर पास रखिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि बहरहाल इसमें आपकी और आसपास वालों की खैरियत इसी में है कि ट्रैफिक वायलेशंस हम लोग ना करें। एब्सोल्युटली, हुस्न इखलाक की, हुस्न माशरत की आज हम बात करेंगे। और अगर आपकी उर्दू जवाद जितनी खूबसूरत नहीं है तो भी एक्चुअली आप बहुत सिविलाइज्ड अपने आप को शो करा सकते हैं। वो ऐसे क्योंकि जवाद आप ही ने कहा था, और मैं आप ही की बात को आगे कोट करूँगी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर सिर्फ वो नहीं होता जो बातें आप करते हैं या जो वोकैबुलरी आप इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो स्टार्ट होता है आपके बॉडी जेस्चर से। जिस तरह से आप किसी को देखते हैं, आप किसी को धक्का मार के कहीं से ना निकले, आप किसी को खाना सर्व करते हैं, आप किसी का एहतराम करते हैं आंखों से, माइंड से, और इसके साथ साथ जो है वो ज़बान से। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं। और एट द एंड ऑफ द डे लोग आपकी पर्सनैलिटी को याद रखेंगे, वो ये याद नहीं रखेंगे कि आपने कौन सा ब्रांड पहना हुआ था और आप कौन सी गाड़ी में आए थे, घड़ी कौन सी पहनी थी आपने। शख्सियत, अपनी शख्सियत साजी पर नाजरीन ज़रूर तवज्जो दें। एब्सोल्युटली। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से होगा जारी, और शेफ़ लमान भी बनाएंगे मज़ेदार सी कोई डिश, लेकिन उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। आपसे मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में जैसे हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि दो किस्म की रौनकें होती हैं, एक तो होती है इल्म की रौनक और दूसरी होती है रेसिपी के इल्म की रौनक। तो यहाँ पे हमारी रौनक हमारे साथ है शेफ़ लमान। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। जवाद कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आज मूड बहुत ऑफ है लमान। मेरा भी बहुत ऑफ है, मेरा दिल कर रहा है मैं घर चला जाऊँ। क्यों? है ना, आपका कुकिंग का दिल कर रहा है आज?
इसी तरह मेरा स्पोर्ट्स पे बात करने का दिल नहीं। आज हॉकी पे बात करते हैं। आज पता नहीं हमने अब्दुल गफ्फार को ज़हमत क्यों दी। आज हम हॉकी पे बात करें या कबड्डी पे बात नहीं, करें? आज हम अब्दुल गफ्फार से बनवाते हैं चिकन हांडी। हाउ अबाउट दैट? कुकिंग वुकिंग करते हैं आप कुकिंग से ही अब हमारा मूड ठीक कर सकें तो कर सकें। वैसे मैं चिकन हांडी कम से कम इतनी बेहतर बना लूंगा जितना पाकिस्तान टीम कल भारत के खिलाफ इससे बेहतर, कुछ बेहतर होगी। मतलब इसका मतलब है कि आप चिकन खाने हांडी के काबिल होगी, मेरा ख्याल है वो। मतलब आप चिकन हांडी नहीं बना सकते, इसका तो यही मतलब था। हाँ, कल पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड से नवाजने का मतलब तो यही है। इसका मतलब तो फिर यही हुआ। आज चिकन हांडी है। आज चिकन हांडी बना रहे हैं। ठीक है, चिकन हांडी बना रहे हैं। अच्छा जी, हमने चिकन हांडी बहुत किस्म की तरीके से बनती है, इंडियन स्टाइल बनती है, मतलब बहुत तरीके से आप हांडी बना सकते हैं। ठीक है, हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल स्टाइल, और ताकि तमाम घर के अंदर जो भी लोग देख रहे हैं उनको बनाने में आसानी हो। ठीक है। हम इसमें यूज़ करेंगे चिकन ब्रेस्ट का पीस। सही है। मुझे पता नहीं क्यों ब्रेस्ट का पीस मिल जाता है बार बार। अच्छा। अगर मुझसे पूछा थाई जाए पीस तो भी आप मैं इस्तेमाल थाई कर पीस, सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस है ये कि मैं ठीक थाई है। पीस यूज़ करूँ हांडी के लिए। ठीक है। आप अगर चाहें, बल्कि आप चाहें नहीं, आप कोशिश करेंगे आप थाई पीस यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने ब्रेस्ट के पीस को क्यूब कर लिया है और मैं इसको डीप फ्राई करूँगा। ठीक है, बोनलेस चिकन हमारे पास है, डीप फ्राई करेंगे तो मैं शेफ। डीप और फ्राई करूँगा और मैं ये इसको 500 ग्राम है, 500 ग्राम के बराबर है। डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको बना रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बिल्कुल मुनफरिद तरीका लगा है मुझे डीप फ्राइंग का, कि स्पाइडर वेब के अंदर ही रख दिया जी जी, आपने। डीप फ्राई करेंगे और इसको हम ढक्कन में रखा चाहिए कि तेल उड़ के ऊपर आ रहा है, क्योंकि गोश्त ठीक में है। थोड़ा पानी होता है। ठीक है। और जैसे ही वो पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं ढक्कन हटा दूंगा। अच्छा शेफ, एक बात बताएं जी बताइए। कि इसको डीप फ्राई ही क्यों कर रहे हैं, हम इसको स्टर फ्राई क्यों नहीं कर रहे? देखें, हम लोग बहुत सारी किस्म के तरीके से बना सकते हैं हांडी। है। हम स्टर फ्राई भी बना सकते हैं, डीप फ्राई भी बना सकते हैं। ये मेरा तरीकेकार है। ये आपका आप तरीका अगर है। चाहें तो आप इसको स्टर फ्राई भी कर सकते हैं, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में ऐसे होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओके, तो रेस्टोरेंट्स में जो हम सॉफ्ट चिकन खाते हैं वो बेसिकली हुई भी होती है डीप फ्राई। बेसिकली इसमें होता है कि डीप फ्राई में जब आप चिकन डीप फ्राई करते हैं, चिकन हो जाती है थोड़ी सी कड़क। सही है। उसको कड़क करने की वजह ये होती है कि ठीक है। हम लोग चूँकि कढ़ाई के अंदर बना रहे होते हैं, हाँ। और कढ़ाई का जो हमारों का जो आपका चम्मच होता है वो इसी तरह का होता है, ओके। लेकिन लोहे का होता है। अच्छा। तो उससे चिकन की बोटियां टूटने का खदशा होता है। सही है। तो बोटी से कीमे में तब्दील हो सकती है। कीमे में तब्दील हो सकती है। कीमा हांडी आप बना सकते हैं, एक नई डिश बना लेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा शेफ, इसमें मसाले जो आप यूज़ करेंगे वो कौन कौन से इस्तेमाल मैं करेंगे आप? बताता हूँ आपको। जी सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। ठीक है। क्या कह रहा हूँ? अच्छा, नमक हम इसी ऑयल में ऐड इसी करेंगे। में ऐड डालडा करेंगे कुकिंग ऑयल ऑयल बिल्कुल खुला हमने तेल लिया हुआ है और इसमें हमने नमक भी ऐड कर दिया। और ये हमने ढक्कन से इसलिए रखा है हाँ। कि तेल उड़ के बाहर आ रहा है। ठीक है। और गलाने का मकसद नहीं है, क्योंकि चिकन फौरन गल जाती है। ओके। और हमने हमारे जो बाकी मसाले हैं वो ये हैं। हम लोग यूज़ करेंगे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है। सॉरी कुटा हुआ ज़ीरा, और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। ठीक है। साथ हमारे पास होगी मल्लीर मिर्च, यानी है। कि जो पतली वाली मिर्च होती है। अच्छा, मैं दिखाता चलूं। तेज वाली मिर्च। तेज वाली मिर्च। अच्छा, ये। और जब हम इसको बनाएंगे तो हम साथ इसको उससे इस मिर्च को आप हल्का नहीं ले सकते इसलिए क्योंकि ये बहुत तेज होती है, इसलिए आई थिंक 3-4 हम ऐड और कर रहे इसका हैं। जायका भी आम मिर्चों के मुकाबले अच्छा होता है। ठीक है। आज तो आप मिर्च ना भी खिलाएं ना तो मुंह का जायका ऐसा कड़वा हो रहा है। मिर्च हो रहा है। कल की जो इबरतनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, बस क्या बोले जवाब। अब्दुल चलें, गफ्फार इबरतनाक शिकस्त के बारे में आप लोग बात करें। जब तक यहाँ पे हम जरा तेल वेल दोबारा से गर्म करते हैं, आप लोग बात करें इबरतनाक शिकस्त के बारे में। अब्दुल गफ्फार हमारे साथ डॉन न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स अब्दुल गफ्फार, कल इतनी इबरतनाक शिकस्त की तवक्को थी आपको? वैसे 124 रन से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। देखें जवाद, अगर बात की जाए क्रिकेटिंग हवाले से तो शायद हमारे दिमागों पर कोई चीज़ हावी थी। हम दिल से सोच रहे थे कि हमारी टीम जो है वो शायद भारत के खिलाफ कल कुछ कर दिखाएगी। जज्बात पूरी कौम के, मीडिया के, तमाम आवाम के एक जैसे होते हैं, क्योंकि सब देखना चाह रहे होते हैं कि चलो बाकी किसी टीम से जीते ना जीतें, भारत से जीत जाएं। कम से कम फाइट। लेकिन जवाब, जब कल इस मैच के ख़त्म होने के बाद जब गुस्सा भी थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा बैठे स्टैट्स निकाले, तो लगा कि हमें हैरान होने की शायद ज़रूरत है नहीं। हमारी टीम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 8 की टीम है। इस टूर्नामेंट में सबसे आखिरी सीड किया गया है हमें। मतलब आईसीसी को भी शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारी कोई इतनी वैल्यू रह गई है कि हमें कहीं ग्रुप में टॉप प्लेस की जाता। हमें नंबर 8 सीड किया गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के चंद मैचेस हारने की वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, वरना तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर थे। दूसरी जानिब भारत की अगर आपको टीम को देखें तो हमारा उनके साथ बेसिकली को मवाजना अब बनता ही नहीं है। उनकी टीम के ओपनर्स, चाहे वो शिखर धवन से रोहित शर्मा हो, चाहे वो कुछ अरसे के लिए आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन उनके पास इस पर खेल रहा है। उसके बाद फिर युवराज सिंह,
और अब उसके बाद दीगर खिलाड़ी, इससे ज्यादा धवन और शर्मा को हमने सेट होने का मौका दिया जब हमने अपना बॉलिंग अटैक इस्तेमाल नहीं किया। जवाब आपने कैच छूटा था कल हमारी फील्डिंग तो ओवरऑल ही मायूस कुन थी। कैचेस उस वक्त छूटे जब हमारे हाथ से चीज़ ऑलरेडी निकल भी चुकी थी। हमने सिर्फ क्या किया कि हमने उनको चांस दिया, तो जो शायद किसी और ने आके नीचे मारना था वो उन्हीं खिलाड़ियों ने मार लिया, विकेट हमने ज़्यादा कर एक लिया अच्छा बैट्समैन को एक चांस ही चाहिए, उसके बाद वो दोबारा मौका देता नहीं आपको मेरे ख्याल से। और ये जो कल हुआ है ना, देखें आपकी टीम आउट ऑफ बॉक्स, जवाब मैं अभी प्रोग्राम से पहले भी बैठे हुए यही बात डिस्कस कर रहे थे यार, आउट ऑफ अभी नाज़रीन को हम हाइलाइट्स में दिखा रहे हैं। बिल्कुल अजहर की कल जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही, गो के 50 थे, बट आपको लगता है कि कल जिस तरह हमारे, मैं देख रहा था फैक्ट्स, टॉप 4 खिलाड़ी वो बिलो 80 स्ट्राइक रेट पर खेलते रहे हैं, हालांकि टारगेट इतना बड़ा था। आपको एक स्टैट बताता हूँ, अहमद शहजाद और अजहर अली जो पिछले 5 साल में ओपनर्स खेले हैं ना दुनिया भर में, अहमद शहजाद 18th, अजहर अली 21st नंबर पर हैं स्ट्राइक रेट पर, जो आपके इस वक्त और ये हमारी तरफ से ओपनर्स हैं। ये ओपनर्स हैं दुनिया में 18वें और 21वें नंबर पर अमंग ऑल कंट्रीज इन द 5 ईयर ईयर। मतलब आपने फिर क्या प्लान किया है चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट में? आप कम से कम साल की प्लानिंग करके आते हैं, आपकी टीम सेट होती है, फिर वो आके यहाँ पर खेलते हैं और फिर उनके बाद फखर जमान को अब तक डेब्यू नहीं करवाया गया, हालांकि कहा गया वो शर्जील की रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें लाया गया था। वाई आप कहते हैं PSL हमारी प्रोडक्ट है, हमने शर्जील भी वहीं से डिस्कवर किया था, रीडिस्कवर किया था। पहले वो टीम में खेल रहे थे लेकिन रीडिस्कवर हुए, खालिद रतीब वहीं से रीडिस्कवर हुए। खैर वो जिस केस में इन्वॉल्व हैं उसका फैसला आने तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक ऐसा पहलू है जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो करप्शन है। लेकिन जब आपने फ़खर जमान को वहाँ से पिक और चूज़ किया कि हमें ये एक पोटेंशियल मिला है, तो फिर ऐसे पोटेंशियल को एज अ एक्स फैक्टर जवाब ट्राई करते हैं। ऐसे ही मैचेस में आपने शादाब को ट्राई किया, मैं इस ट्राई को एटलीस्ट अप्रिशिएट करूँगा कि आपने एक ऐसा बॉलर जिसने इंडिया ने उसको फेस नहीं किया था, तो आपने इसको एटलीस्ट ट्राई किया कि चलें अगर शायद ये सरप्राइज फैक्टर कहीं विकेट निकाल जाए, ठीक है उसको भी छक्के पड़े लेकिन एटलीस्ट उसने 52 रन दिया, एटलीस्ट उसको बड़े मैच एक्सपीरियंस हुआ। यही चीज़ आपको फ़खर जमान के साथ करनी चाहिए थी, यही चीज़ आपको फ़हीम अशरफ के साथ करनी चाहिए थी, क्योंकि जब आपको पता है कि ये पोटेंशियल रखते हैं, पोटेंशियल के रखने के बावजूद नहीं खेले। हम जितनी बात कर रहे हैं क्रिकेट पर, दिल उतना उदास हो रहा है। गुस्सा तो नहीं आ रहा मुझे, तो वो गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा असल में रमजान और रोजे का जिसे कहते हैं ना लिहाज और तकद्दुस का तकाजा ही है। इसी चक्कर में हमारी चिकन पानी पानी हो रही है शर्म से। बस ये चिकन देखे ना, चिकन के अंदर फिर इंसानियत है कि वो शर्म से कुछ पानी पानी हो गया। लमान कहाँ है आपकी रेसिपी, किस मरहले? रेसिपी आपने आधे मराहल तक पहुंच चुकी है। मैंने चिकन डीप फ्राई की थी। सही है, पाकिस्तान टीम से बेहतर है, कम से कम आधे मराहल तक तो पहुंची। अच्छा मैं दिखा दूं कि मैंने डीप फ्राई करी। हम तो पहले मरहले में आउट हो गए। अगर आप दिखाएं तो ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। गोल्डन ब्राउन। और अच्छा, कोई मिर्च मसाले नहीं लगे हुए? कोई मिर्च मसाले लगे हुए नहीं। और मैंने कढ़ाई के अंदर मरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट एक साथ डाला और मैंने भुनना स्टार्ट किया। जैसे ही भुन गया अब मैं ऐड करूंगा टमाटो प्यूरे। अच्छा, ये जो टमाटर का पेस्ट आपने ऐड किया है, ये उबले हुए टमाटर हैं, कच्चे टमाटर हैं? मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है और वक्त जो है वो हमसे मुकाबले में है, तो हम लोगों ने टमाटर को पहले प्योरे किया और उसको हमने हल्का सा उबाल लिया। सही। टमाटर की जो प्योरे हमने यूज़ की हुई वो बिल्कुल पकी हुई है। सही है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप जो है वो टमाटर को बिल्कुल फाइन स्लाइसेस करें। ओके। और ताकि चंकी चंकी सा टमाटर कढ़ाई के अंदर भी रहे, आपको फ्लेवर भी फील हो। सही है। और मैं ये देख रही हूँ कि इसमें मसाले कब ऐड होंगे, जो सारी सीजनिंग है वो इसमें आखिर हम कब ऐड करेंगे? हम लोग सिर्फ इसमें ऐड करेंगे जी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और फिर पतली वाली हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड की हुई थी। पिसी हुई लाल मिर्चें अभी हम इसमें कर रहे हैं ऐड। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है हमने। पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें कर रहे हैं। पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद अच्छा वैसे हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे शायद? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, हांडी तो फिर क्रीम के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है। तेज आंच पे बनाना जरूरी है? नहीं, आग हल्की कर रहे हैं। आंच हल्की हम करेंगे, वरना तेज आंच क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है। ठीक है। चिकन डीप फ्राई हुई भी है। ओके। अच्छा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी बड़ी जवाब कि इसमें मसाला भी है। ये उन लोगों के लिए सिर्फ नहीं है जो गोश्त खो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है जिनको मसाला निकालना होता है, शोरबा निकालना होता है, तो मसाला इसमें काफ़ी सारा बेसिकली आयशा को जो है ना गोश्त पसंद नहीं है, आयशा मसाला ही निकालती है, तो आयशा ने अपनी बात की है। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चिकन खा खा के कहते हैं चिकन के अलावा भी कुछ खाना चाहिए, तो टमाटर बहुत सारे इसमें मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा, मिर्चें भी हमने ऐड कर दी थी इसमें और इस वक्त मुझे बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अदरक करेंगे हम ऐड इसमें। अदरक ऐड करेंगे। ठीक है। अदरक जुलियन काट के रखा हुआ है शेफ ने। अदरक ऐड करी और फिर से बुनाई स्टार्ट कर देंगे। सही। जैसे ही थोड़ा सा रोगन ऊपर आएगा, हाँ,
हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अच्छा। और क्रीम ऐड करने के बाद, सॉरी क्रीम ऐड करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मसाले। ठीक है। हमारे पास भुना हुआ कुटा हुआ जीरा मौजूद है। ठीक है, ये आप ऐड कीजिए। कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। और हेलो, हम ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ कैसी हैं धनिया। आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी नैना कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, थैंक यू सो मच। मेरी फरमाइश पूरी हो रही है तो शेफ का बहुत थैंक्स करना चाहूंगी मैं। शेफ जी थैंक बहुत यू बहुत कह रही शुक्रिया हैं आपका। बनाइएगा, बताइएगा कैसी लगी। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी और बहुत अच्छी लगी हमेशा की तरह एंड बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप। बहुत Thank you बहुत जी। शुक्रिया नैना, टेक बहुत केयर बहुत एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं वेट करी थी नैना अभी एक और फरमाइश वैसे करेंगी, लेकिन चलें जी बेहतरीन, आपके देखिए लिए। नैना ने शुक्रिया भी अदा किया हमारा और बड़ी मुख्तसर सी बेहतरीन सी कॉल करी इन्होंने। एब्सोल्युटली। अच्छा यहाँ पे हम नैना की बाय द वे आज वाकई फरमाइश बन रही है चिकन हांडी, और चिकन हांडी में अभी थोड़ा सा टाइम है, चलते हैं दोबारा से। हम अफसोस कर रहे हैं या हम नेक्स्ट मैच की बात कर रहे अफसोस हैं? के लिए तो आप जितना वक्त हमें आयशा देंगी कम महसूस होगा। सो हम मजीद अफसोस नहीं करते। क्विकली अब्दुल गफ्फार 30 सेकंड्स में पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका, अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में रहना है अगला मैच लाजमी जीतना है। चैंपियंस ट्रॉफी में रहना है तब भी जीतना है, और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन जो 2019 के लिए सितंबर 2017 की डेडलाइन है टॉप 8 में फिनिश करने के लिए, आपको एटलीस्ट एक मैच बड़ी टीम से ज़रूर जीतना था। श्रीलंका चूँकि लो रैंक टीम है, आपको साउथ अफ्रीका को हरा कर एटलीस्ट अपने पॉइंट्स आप कुछ सिक्योर कर सकते हैं। सबसे बड़ी अहम पहलू जो है वो इस मैच का ये जवाब कि ये डे नाइट मैच होगा। पाकिस्तान को ये बड़ा फैक्टर मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हमारी बैटिंग की एबिलिटी जो है वो डे नाइट में, ऑस्ट्रेलिया जो साउथ अफ्रीका के पास इस वक्त वर्ल्ड का शायद नंबर 1 पेस अटैक है, रबादा हैं, मॉर्कन हैं, और बड़ा चैलेंज होगा। तो बहुत बड़ा वेरी चैलेंज क्विकली आज जो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच है, दोनों टीम्स अभी तक जीत नहीं सकी हैं। एक के पास 1 पॉइंट है और एक टीम हार चुकी है। तो आज के मैच के हवाले से आपकी क्या प्रोडिक्शन? देखिए इस वक्त जो है वो 12 ओवर में 43 रन पर 2 आउट हैं, और एक्सपेक्टेड स्टार्ट है कि बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है ऑस्ट्रेलिया अपनी डोमिनेंस साबित लगता कर है कि एक बांग्लादेश ने अगर फाइट की तो दैट विल बी गुड फॉर द स्पेक्टेटर्स, लेकिन मुझे ये वन साइडेड मैच ही नजर आता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, Thank थैंक you, यू वेरी मच। नाजरीन, हम आपके साथ आईसीसी से मुतालिक बात कर रहे थे। शेफ लमान हमारे अभी रेसिपी के तकरीबन अख्ताम पर हैं, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक पर हम जाएंगे, वापस आते हैं और रौनक इफ्तार का सिलसिला जारी है। जी वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में रौनक इस वक्त जो हमें महसूस हो रही है वो आपको सिर्फ दिखाई दे रही है, और वो है खुशबू खाने की। चिकन मखनी हांडी कहाँ तक बनी है, पूछेंगे शेफ़ लमान से। जी शेफ़, कहाँ तक पहुँची रेसिपी? जी रेसिपी इख्तिताम पे है। ठीक है। और मैं बताता चलूँ कि मैंने इसको फाइनलाइज किस तरीके से किया। हमने टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए थे, और मसालों में हमने ऐड किया था ज़ीरा और धनिया, और साथ के साथ हमने इसके अंदर ऐड किया फिर क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया वाइट पेपर, और इसको अच्छी तरह से भुना। जब भुनने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सा रोगन ऊपर आया, मैंने इसके अंदर ऐड किया मक्खन। आप यूज़ कीजिएगा अनसॉल्टेड बटर, ठीक है। नमक वाला ना यूज़ कीजिएगा, अनसॉल्टेड यूज़ कीजिएगा। और अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो फिर कमाल की बात है। और ये अब हो चुकी है रेडी, ठीक इसको है। हम करने लगे हैं सर्व। एंड दिस इज रेडी। इसको आप रोटी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं शेफ? कोशिश करेंगे रोटी के साथ खाएं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ऑयल है। ऑयल है, इसमें क्रीम है बहुत सारी, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छी सी खुशबू के साथ, तो मैं अच्छे से बस कलर के फाइनल साथ, गार्निश करेंगे हम ठीक है। हरे धनिया के से, साथ, हरा धनिया हम हरा इसमें धनिया add और करें। अदरक। और क्या ऐड कर रहे हैं शेफ? बस हरा धनिया, हरा that's it? धनिया ठीक है। प्लस अदरक अदरक और और वी आर डन। बहुत बहुत शुक्रिया आप वी लोगों आर डन। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ आपका। और हम आपको शुक्रिया अभी करते हैं, मगर ज़्यादा दिल से तब करते हैं जब हम एक्चुअली अवतार कर रहे होते हैं। बहुत बहुत उस शुक्रिया। वक्त हम दुआएं भी दे रहे होते हैं दुआएं चलें, भी अच्छी दे रहे बात है, होते दुआ दे हैं। दिया करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ आपका इतनी अच्छी सी चिकन हांडी जो है वो तैयार करने का। अब बात करते हैं ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में जो कि
सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि पूरा साल लोगों की मदद करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि जिनको हम हमेशा याद रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड लीगल एड एडवोकेट ज़िया अवान साहब। इससे पहले कि हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ें, आपको ये बता दें कि इनकी फ्री हेल्पलाइन भी है, और वो तमाम लोग जो सोचते हैं कि जी स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में, कोई बच्चा मिसिंग हो उसके बारे में कि कॉल करके कैसे बताया जाए, पैसे लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे बिकॉज इनकी हेल्पलाइन फ्री है। और ये सबसे खूबसूरत बात है इनकी मदद करने के स्टाइल की। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो ये बताएं कि ये पैक करके देते हैं आप या नहीं? मेहमानों को नहीं सर, हमारे पास सिर्फ नहीं, अफ्तार तक तो रुकना घर ले जाने की सहूलत दस्तयाब है। आप हमारे मेहमान बन के जरूर खा सकते हैं। आपको भी देते हैं कि नहीं पैक करके? नहीं सर, हमें यहाँ मौजूदगी का इतना फायदा तो हम जरूर उठाते हैं। तो आप तो शेफ का नाम ही नहीं ले रही थी आप। शेफ लमान मलिक, क्योंकि हमने पहले नाम लिया था और हमने पूरे कुकिंग सेगमेंट हमसे ज्यादा लोग अब हमारे शेफ के नाम से वाकिफ हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एक ऐसे मुल्क में जहां हमें पूछना पड़ता है कि अच्छा आपको पता है आपका राइट क्या है, तो हाउ डू यू टेक इट? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा काम करना दिल से पसंद करते हैं? देखिए, हमारी जो ये हेल्पलाइन है वो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स प्लस से हम काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की पहली चिल्ड्रन एंड वुमेन की हेल्पलाइन है ये। और हमारा फोकस ये है कि वायलेंस को हम एड्रेस करें, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी ओवरऑल बहुत वायलेंट है। आप इसका तस्वुर नहीं कर सकते। जब मैं आपके चैनल पे आके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठता हूँ और जब आप नंबर चला रहे होते हैं ना, तो हमारी हेल्पलाइन जैम हो जाती है। चारों कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में जो लोगों के मसाइल हैं, जिस तरह वो नंबर रखते हैं, 2-2, 3-3 महीने वो नंबर रख के कॉल कर रहे होते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। 2-2, 3-3 महीने तक नंबर नहीं मिलता, इतने ज़्यादा नहीं नंबर रखते हैं। जब उनको देखो, औरतों को, बच्चों को जो हिम्मत होती है, इट्स नॉट ईजी टू कॉल समबडी। जो वायलेंस का शिकार होते हैं ना, उनको सारा आगे पीछे सोचना होता है कि भाई उनका भाई क्या कहेगा, उनकी माँ क्या कहेगी, शौहर क्या कहेगा, शौहर क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे। इट्स हेल ऑफ अ। तो सर, सबसे ज्यादा कॉमन मसला आप क्या देखते हैं? सबसे कॉमन मसला डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस यानी शौहरों की जानिब से। डोमेस्टिक वायलेंस डजंट मीन ओनली शौहर, भाई भी करते हैं, ठीक, बाप भी करता है, बेटा भी करता है, और इसका विक्टिम लामहला खवातीन। यस। आपका रिस्पांस क्या होता है फिर इस केस में? कॉल रिसीव होने के बाद ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास जब कॉल आती है, एक तो ये है कि हम कॉल पे उनको गाइड करें, लेकिन जब उनको हम देखते हैं कि उनका मसला गंभीर है और वो हमारे दफ्तर तक आ सकते हैं, तो वी ट्रीट वॉक इन क्लाइंट्स, मतलब जो हमारे पास आते हैं। और जब वो आते हैं तो उनके मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। जो एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम जब हमारे पास आती है, उसको घर से निकाल दिया, उसके पास रहने की जगह नहीं है, उसको अगर ज़ख्मी है तो उसको पुलिस की हेल्प चाहिए, उसको मेडिको लीगल चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको काउंसलिंग चाहिए, उसको लीगल एड चाहिए, ये सब मल्टीपल इशू। और आप लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लीगल एड के सदर भी हैं। तो जी। थोड़ा सा रहनुमा ये भी फरमाएं कि एक ऐसी खातून जिसको किसी ने तशद्दुद के बाद घर से निकाल दिया है, वो तो आपके पास मदद के लिए आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा पेचीदगी तो तब है जब खातून उस घर के अंदर रह रही है और उसे प्रॉब्लम रिपोर्ट। तो फिर देखें, उनको वैसे वो बेहतर होता है अगर वो रह रही है और हमें कॉल करे, तो हम उसको टिप्स देते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली वो औरत जब निकाल दी जाती है तो उसके पास कुछ नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते, उसकी अपनी डिग्रीज नहीं होती, उसके जेवर नहीं होते, उसके बच्चे नहीं होते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो अगर वो पहले कॉल कर ले तो हम उसको गाइड कर लेते हैं कि वो किस तरह, कई दफ़ा अगर, और वो उनकी मर्ज़ी पे हम करते हैं। हमारा ये नहीं होता कि हम उनको बोलें जी आप निकल आ जाएं, हम निकालने की बात नहीं करते। हम अगर वो हमें कहें कि भाई मैं यहाँ रहना भी चाहती हूँ, तो हम उनको वो टिप्स देते हैं कि जिसमें वो रह सकें और अपने आप को सेफ भी कर सकें। सर, ऐसी क्या टिप्स होती हैं? आई एम श्योर बहुत सारी होती हैं। इन टिप्स में आप ये भी हमें बताइए कि कानून साजी के मरहले पर हम लोग कहाँ हैं? ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से कानून साजी में वेयर डू वी स्टैंड? वेल, कानून तो हमारे पास बहुत अच्छे हैं और कानून में तो कोई कमी नहीं है। देखिए, कानून बनाना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एनफोर्समेंट आज से 5-6 साल 10 साल पहले हमें नहीं पता था कि साइबर क्राइम इतना आम हो जाएगा। अब आम हो गया तो उसके लिए कानून आ गया। वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस, लेकिन जो कानून मौजूद है इट्स इनफ अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमारे यहाँ पुलिस को पता नहीं है कानून क्या है, हमारे यहाँ कोर्ट्स उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती, अदल का निज़ाम सही नहीं है, पुलिस का निज़ाम सही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम सही नहीं है। इस वजह से पीपल आर। पंजाब में जो तहफ़्फ़ुज़ निस्वा बिल एक पास किया गया जिस पर फिर एक ह्यू एंड क्राई हमें सुनने को मिली, वो क्या ज़रूरत नहीं थी? मैंने देखें, वो पूरा कानून मैंने पढ़ा है, उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। वो कानून एक्सेलेंट कानून है, सिर्फ उसमें यह है कि उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा डाल दी है उन्होंने
जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं। ड्राफ्टिंग उनकी सही नहीं है, इस बात पे अलग, लेकिन कानून बहुत सही है। और कानून में जो उन्होंने नई सेंटेंसेस जो इंट्रोड्यूस कराई हैं वो दुनिया भर में राइज है, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था, जिसकी वजह से उनको बाउंस बैक हुआ। और फिर हमारे जो उलमा हैं उन्होंने बात की। मैं उसके लिए डिबेट करने के लिए तैयार हूँ अपने उलमा से कि अगर उस कानून पे उनको कोई एतराज़ है तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, कानून के बारे में भी बात करेंगे। स्ट्रीट चिल्ड्रन, मिसिंग चिल्ड्रन, इस सारी सूरत हाल में किस तरह से काम किया जाता है ये भी जानेंगे। रायशा, नाज़रीन को बताएं कि ये खुसूसन जो बच्चों का डिसअपीयरेंसेस, उनका गायब हो जाने का, अगवा का, स्ट्रीट चिल्ड्रन का मामला है, इस पर अवान साहब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटा चुके हैं। इस पर खुसूसन हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में हमारे साथ हैं एडवोकेट ज़िया अवान साहब से हम बात कर रहे थे। काफ़ी सारे और भी मौज़ूआत के बारे में हमने बात की, लेकिन जब बात आती है वायलेंस की, जब बात आती है तशद्दुद की, तो तशद्दुद को सर पहले तो ये कि अगर एक थप्पड़ आए वो भी तशद्दुद है, अगर बहुत ज़्यादा मारा जाए वो भी तशद्दुद है, और नफ्सियाती तशद्दुद भी शामिल है। नफ्सियाती तशद्दुद। सर जैसे आपने कहा था कि वो ख़वातीन जो घर ही में हैं, उन्होंने घर छोड़ा नहीं है, उनको घर से निकाला भी नहीं गया, लेकिन वो सफ़र कर रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपने पिन पॉइंट की हैं कि अगर इस पे काम कर लिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं घर के? मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि जब पहला हाथ उठे जी तो उसको रोक दिया जाए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला हाथ उठता है तो उसके बाद वो रुकता नहीं है। सही। और जब वो पहला हाथ उठे जी तो जो लड़की के माँ बाप, बहन भाई हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो दे शुड नॉट से कि तुम वापस जाओ। सही। वो पहले उसको सॉर्ट आउट करें। आई एम नॉट सेइंग कि उसको घर बिठा लें, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है। क्योंकि वो जो पहला हाथ उठाए वो कभी रुकेगा नहीं। आप उसको बोले वो बाज आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। एक मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा आपके एक्सपीरियंस में। ये जो पहला हाथ उठना है, इसको उठने से कौन रोकता है? लड़की का अपना रवैया रोकता है, कानून रोकता है, लड़की के घर वाले रोकते हैं? देखें, कानून तो नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो लड़की खुद रोकेगी, और उसके बाद उसके घर वाले रोकेंगे। क्योंकि बेसिकली हमारा ये जो इश्यूज़ हैं, अगर ये कोर्ट तक जाने नहीं चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है। क्योंकि जो लोग कावर्ड होते हैं ना, देखें आप छोटे बच्चे को, 4 साल के 5 साल के बच्चे को, आपका अपना बच्चा हो, आप उसको एक दफ़ा मारे, 2 दफ़ा, उसने हाथ उठा लेना। बच्चे को, मैं बच्चे की साइकी की बात कर रहा हूँ कि बच्चा हाथ उठा लेता है, औरत नहीं उठाती हमारी, वो मार खाती रहती है। लेकिन सर उसको हर तरफ से प्रेशर होता है कि जी सह लो। बच्चों की वजह से उसको दबाव में रखा जाता है, हर तरह से घर बसा के रखने के हवाले से उसको दबाव में रखा जाता है। बेसिकली जो 2 ह्यूमन है ना, जो मेल और फीमेल, उनकी नेचर डिफरेंट है। मैं 100% की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी मैन जो हैं वो बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं। सही। वो चीज़ों को दौलत में, प्रॉपर्टी में, अमारात में, नाम पे, खाना दे तो रहा हूं, पैसा दे तो रहा हूं, और क्या चाहिए? अच्छा, औरत जो है वो इमोशनल बहुत होती है। उसको कह दो बच्चे छीन लूँगा। अब एक नया ट्रेंड जो आया है जो बहुत ज़बरदस्त है कि अगर बंदा 3-4 बच्चे हैं, वो कहता है तो बच्चों को लो और निकल जाओ, तो अब कई दफ़ा औरतें घरों में बच्चों को छोड़ के आती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर उसके ये डिज़ाइन है कि वो सेकंड मैरिज कर ले और 4 बच्चे उसके बाद छोड़ के आ जाए, उसका अच्छा भी नहीं कर सकता शादी। तो सर ये डिज़ाइन का नज़रिया बिगड़ जाए। हाँ, तो औरत अगर अपने अंदर थोड़ी सी सख्ती पैदा कर ले और वो बच्चे बोले पालो, क्योंकि देखें जब 2 लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो एक पेरेंट मिलता है बच्चों को। सही। जब एक पेरेंट मिलता है तो माँ को थोड़ा सा सब्र करके वो बोले जी पालो, बिकॉज अगर वो ले जाए तो उसका मियाँ उसका पीछा नहीं करता। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी टिप है। लेकिन आयशा, मसला है, अवान सब इत्तेफाक करेंगे, हमारी सोशल ग्रूमिंग इस तरह है कि बच्चे शायद सिर्फ माँ की जिम्मेदारी, नहीं वही चेंज हो रहा है ना। देखें वही चीज़ें चेंज हो रही हैं। जो वायलेंस का जो हमारे पास जो केसेस आते हैं उनमें नॉर्मली 4-4, 5-5 बच्चे हैं, माँ लेकर आ गई, भाई नहीं पाल सकते, माँ बाप नहीं पाल सकते, वो 5 बच्चों को, उसको बेटी को नहीं पाल सकते, बच्चों को कैसे पालेंगे? और वो मज़े से कह रहा है मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तीसरी कर लूँगा, जाके छोड़ के आ जाओ हम कहते हैं। जब छोड़ के आएंगे तो उसका अच्छा भी नहीं कर सकता शादी।
अच्छा सर, अब तशद्दुद को आपने कहा कि औरत को रोकना चाहिए, पहला हाथ रोकना चाहिए। लेकिन सर वो हाथ रुकेगा कैसे? अब औरत जबान से समझाए, कुछ खवातीन मैंने देखी है कि वो पहला हाथ उठा, शी शुड से डोंट डू दैट। ओके। और अगर वो कहे कि मैं दोबारा भी यही करूँगा तो वो अपने माँ बाप को बताए। अच्छा, माँ बाप जो है ना और बहन भाई, उनको इंडिफरेंट नहीं होना चाहिए, उनको उसकी बात को सुनना चाहिए। हम यही कहते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर माँ बाप से दोस्ती होती है, छोटे बच्चों की बात करो, तो वो अपनी हर बात आके माँ बाप से करते हैं। लेकिन जब आपकी दोस्ती नहीं होती तो वो अपने पीयर्स से जो है ना वो सोर्स लेते हैं और उसमें दे कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। सो इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप का, लेकिन अमान साहब आप चूंकि डील करते हैं इस केसेस में, आप बेहतर बताएंगे। होता ये है अमूमन कि एक खातून जो खुदा नस्ता घर में शौहर के तशद्दुद का निशाना बने, उसके घर वाले इंटरफेयर इसलिए नहीं करते हैं कि ये जो शिकस्त व रेख का मरहला है ना हमारी बेटी या बहन के घर की शादी का, वो हमारे इंटरफेरेंस से तेज हो जाए। लेकिन अच्छा, एक तो ये है, दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं ना कि लड़की खुद नहीं बताती अपने माँ बाप कि अगर मैं बताऊंगी तो एक नया क्योस शुरू हो जाएगा, मेरा घर हो सकता तबाह हो जाए, वो भी बर्दाश्त कर रही होती है। तो ये दोनों चीज़ों में म्याना रवि बहुत ज़रूरी है। सही। क्योंकि मैं नहीं कहता दोनों एक एक्सट्रीम पे चलेगा। अगर म्याना रवि होगी और अगर बच्चों से आपकी दोस्ती होगी, बेटियों से दोस्ती होगी, तो वो आके बताए कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है। आपकी एक बात जो मेरे लिए सबसे अहम है, आप खुद एडवोकेट हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेहतर है ये मामला अदालती मामले में तब्दील नहीं, वो तो जाना ही नहीं चाहिए एक्सट्रीम लेवल पे। देखें, वो तो मैं कहता हूँ कि जो अदालत में चीज़ें जा रही हैं, हमारे पास लॉ होना चाहिए कि मैंडेटरी होना चाहिए काउंसलिंग, मैंडेटरी होनी चाहिए मीडिएशन। तो सर काउंसलिंग तो पूरे कपल की होगी? नहीं, काउंसलिंग एंड मीडिएशन होता क्या है कि जब अब हमारे पास जो नए केसेस आ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते उसमें क्या होता है कि सास जो है अपनी बहू को बेटे के साथ रूम में नहीं रहने देती, वो अपने पास सुलाती है। दिस इज न्यू फिनोमेना व्हिच वी आर हैविंग। अच्छा, मेरा ख्याल है ये हाईलाइट अब हो रहा है, लेकिन मासूम मुझे लगता है प्रिवेलेंट था। हो सकता है प्रिवेलेंट हो, लेकिन अभी लोग हमें आगे बता रहे हैं। तो बात ये है कि जब वो पार्टनरशिप ही नहीं डेवलप होगी, तो सालिसी आप कह रहे हैं कि बीच में अगर लड़की हमारे पास आती है और कहती है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि आपका मियाँ आपके रूम में, बेडरूम में जब कोई नहीं होता, तो कोई सिंपैथी एम्पैथी शो करता है? अगर वो बोले हाँ, तो फिर हमें लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, काउंसलिंग की जा सकती है, इनके मामलात में हम कुछ कर सकते हैं। बिकॉज होता है कि लड़का भी इतना दिलेर नहीं होगा, इतना कई दफ़ा बहुत कमज़ोर होते हैं मर्द, ठीक है ना, वो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को और अपनी बीवी को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअली तो ये मैरिज जो है वो बैलेंस करने का नाम है ना, तो बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सारा बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन अगर वो कमरे के अंदर बैठ के खुदा नहीं बनता, बात सुन लेता है, तो अगर वो अंदर भी खुदा है बनता है, तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं होती। ये बुनियादी इंसानियत अगर मौजूद है अंदर, तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा सर, जितनी भी इसमें आपने सक्सेसफुल रेशो देखा है कि ठीक है जी, बात कोर्ट तक नहीं गई, बात सॉल्व आप कर पाए और काउंसलिंग की, तो वो काउंसलिंग बेसिकली किसकी होती है? देखिए, हमें की होती है हमारे तक जब लोग आते हैं ना, तो वो सोल्यूशन की तरफ कम जाता है। अच्छा। क्योंकि कोई औरत, उसको सदियाँ लग जाती हैं, क्योंकि रोज़ के हिसाब से अगर सोचें कि एक घंटा एक साल हो, तो वकील तक आने में, कोर्ट आने में इट्स नॉट ईजी। वो तभी होता है जब पानी सर से गुजर चुका, जब सारी किश्तियाँ जल जाती हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि अगर माँ बाप हो ना, उनको पता होना चाहिए कि वो अगर बच्ची शिकायत कर रही है तो उसको क्या करना चाहिए। और आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, कॉल्स करके अगर आपने कोई ज़िया अवान साहब से बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम बताएं, नाम बताए बगैर भी आप कर सकते हैं। अवान साहब, थोड़ा सा मैं उस जानने भी आऊँगा, आप बच्चों की डिसअपेरेंसेस के हवाले से, उनके किडनैपिंग्स के हवाले से, स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी गए और आपने मुतफर्रिक इदारों को फरीक बनाया। किस उम्मीद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है बच्चों के केसेस को हैंडल करने में, और ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनको हम सब की ज़रूरत है, जिनका कोई नहीं है, जिनकी वॉइस नहीं है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनको कोई बोलने वाला नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट इक्का दुक्का इंडिविजुअल केस उठा लेती है, हमने ये कलेक्टिव राइट्स का केस फाइल किया। बच्चों की तादाद आपकी पिटीशन में कहीं जिक्र है? ये लाखों में है। हमने पिटीशन में तो हम तादाद बता ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है, तो हम तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। मसला ये है हकाइक ही मौजूद नहीं है। हकाइक मौजूद, लेकिन जो हकाइक हमारे सामने हैं और जो हमें केसेस हैंडल होते हैं, उसमें यह है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा काम
सूबों के पास आ गया। हर सूबे को बच्चों की, औरतों की, आदमियों की प्रोटेक्शन के हवाले से उनको काम करना। सर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप खास तौर मेरे ख्याल आप इस मैसेज को सूबों की आपसी कोऑर्डिनेशन तक महदूद नहीं, मैं तो चाहूँगा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटिशन फाइल की है उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो, और ये जो सारे इंस्टीट्यूशन बच्चों के नाम पे बनाए गए उनसे हमने पूछा है कि वो आके क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो मेरी जो ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी में कि कोई ऐसा निज़ाम बर्पा हो जाए कि हमारा बच्चा कोई स्ट्रीट पर नज़र ना आए। ठीक है। कोई मिसिंग चाइल्ड हो तो उसके लिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन मौजूद हों, जहाँ जाए तो उसको पता हो कि उसको क्या करना है। और बच्चे ट्रैफिकिंग हो जाए पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर कहीं या पाकिस्तान के अंदर, तो वो वापस। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कम टाइम में आपने इतनी सारी जो है वो हमें बातें बता दी। यहाँ पे हमारे पास टाइम है एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुस्न माशरत पे, हुस्न इखलाक पे हमारे उलमाए किराम के साथ। ब्रेक में लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा भी इफ्तार करेंगे। इस ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो उलमाए किराम हमारे साथ होंगे। देखते रहिए रौनक इफ्तार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में अब सही से हमारे शो में, हमारी इस ट्रांसमिशन में लगती है रौनक जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो इस्लाम में तो है, हम कहने को अमल भी करते हैं मगर एक्चुअली अमल नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक क्या है, किस लोगों से किस तरह से आप अच्छी तरह से पेश आ सकते हैं अपनी ज़ुबान के थ्रू, अपनी बॉडी जेस्चर्स के थ्रू, ये बताएंगे हमारे उलमा कराम। लेकिन इस जानिब आने से पहले और इंट्रोड्यूस भी करवाने से पहले आपको ये बता दें कि टेलीनॉर अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं 4G की सूरत में, जिसमें आप सिर्फ 8 रुपये देंगे और उसमें आप 1 घंटा विदाउट एनी प्रॉब्लम देख सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इंटरनेट का कर सकते हैं इस्तेमाल। बढ़ते हैं हमारे गेस्ट की जानिब। जी हाँ, हमारे साथ रोज़ की तरह रौनक इफ्तार की रौनक और शान मुफ्ती नूर रहमानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनके हमरा डॉक्टर हसन रिजवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोनों शख्सियात को। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है इंतहाई बड़ा और वसी मौजू है, तो यकीनन हम उलमा कराम से पूछेंगे इस ब्रेक के बाद कि हुस्न अखलाक का दायरा कार है क्या। सबसे पहले तो ये तयन होना ज़रूरी है कि अखलाक के ज़ुमरे में आता क्या क्या है, और फिर हम उस पर रहनुमाई भी लेंगे। सो अब से चंद लम्हों में कराची में नाज़रीन वक्त इफ्तार है, अज़ान मगरिब है। कराची में बसने वाले अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे, और इस ब्रेक के बाद जब हम पलट कर वापस आएंगे तो उलमा कराम से इस्तिफ़ादा करने की हमारी कोशिश होगी। आप रौनक इफ्तार के साथ रहिए। रौनक इफ्तार में नाजरीन आपको खुश आमदीद। कराची में बसने वालों ने अपना रोज़ा इफ्तार किया। आज हम रौनक इफ्तार में बात करेंगे अखलाक और हुस्न अखलाक की अहमियत के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें हासिल है, मैयत हासिल है हमें नूर रहमानी साहब की और डॉक्टर हसन रिजवी साहब की। दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। और नूर रहमानी साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ कर पाऊँ, सबसे पहले तो हमें बताइए मकारिम अखलाक हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल। नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा शानदार सवाल है कि मकारिम अखलाक क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मेरे जहन में आती है कि अल्लाह के नबी शाह फरमाते हैं कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है? कहा कि जिसके अखलाक बुलंद हो। सुभान अल्लाह। कि जिसके अखलाक बुलंद हो वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद है। इस पर रोशनी डालिएगा रहमानी साहब, ये बहुत अहम बात है। और हम पसंद हो, अखलाक में अच्छा होना, इससे मुराद क्या है? अखलाक में हो अच्छा, देखिए उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी को देखता हूँ तो अब जो जो नज़र आएगा वही अखलाक है। सही। सबसे पहले हमने सुना, आवाज़ आई, वो रसूल सादिक हैं और अमीन, तो सिद्क सबसे पहले हो गया। सही। उसके बाद अमानतदारी हो गई,
उसके साथ सुलह रहमी हो गई, मोहब्बत का अंसर हो गया, प्यार बांटने वाले हो गए, और सच्चाई, सच्चों के साथ, कुरान कहता है ना कूनू मअस सादिकीन, तो ये है मकारिम। इसके अलावा और भी। अच्छा, 1 मिनट के बाद चूँकि हमें ब्रेक पे जाना है, रज़वी साहब आप इस गुफ्तगू में इजाफा अगर फरमा सकें, अखलाक की अहमियत के हवाले से हमें क्या रहनुमाई मिलती है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान से? हमें 1 मिनट के बाद ब्रेक पे हमें जाना है जी। अखलाक का असल मकसद ये होता है कि इंसान अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करे, सही, अपने आप खुद पैदा करे। खल्क से है ये खिलाक काम काफ पैदा करना, यानी इंसान की जो तबीयत है वो चाहती है बुराई की तरफ जाना। मतलब झूठ बोलने में मुझे फ़ायदा है तो मैं झूठ बोलने का हाथ कर रहता हूँ फ़ायदा, लेकिन मैं खुद अपने अंदर ये बात पैदा करूँगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हर मामले में सच बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए तो हो जाए। ये है उसने अखलाक। सुभान अल्लाह। ऐसे वहाँ किसी ने मुझे माल दिया, खा जाऊँ, कोई सबूत नहीं है, क्या कर लेगा मेरा, लेकिन नहीं अमीन, मैं ये सोचूं मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है, यहाँ तो बच जाऊँगा, वहाँ नहीं बच सकता। लिहाजा अपने आप को मैं मोड़ूँ कि नहीं, मैं ये बेशक कीमती चीज़ है ये, लेकिन ये मेरा हक़ नहीं है, ये इनकी अमानत है, वापस करूँ। ये अपने अंदर हस्न अखलाक है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि हर इंसान इसको समझ सकता है कि ठीक है सच बोलें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुस्न अखलाक में आती हैं, और आई एम श्योर कि आप लोग भी कॉल करके पूछना चाहेंगे। ये सब होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो जल्दी से वापस आ जाइए। जी वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं रौनक, उस रौनक के बारे में जो कि हमें किसी की पर्सनालिटी में फ़ील होती है, वो है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक क्या है? रिजवी साहब ने, रहमानी साहब ने इस पर थोड़ी सी बात की। अखलाक सर, हुस्न अखलाक क्या सिर्फ हमारी बॉडी का है, ऊपरी तौर पे, या फिर आंखों का, मुंह का, ज़बान का भी है, आज़ा का, कान का? देखिए एक मुख्तसर अल्फाज में अखलाक है क्या, तो इंसान की हर अच्छाई या जो जितनी भी सोसाइटी की अच्छाइयाँ हैं या जो फितरत के अंदर अच्छाइयाँ हैं वो अखलाक है। अगर कोई बच्चा हमसे पूछना चाहे कि भाई अखलाक क्या है, तो जो अच्छाइयाँ हैं वो अखलाक हैं, जो बुराइयाँ हैं वो रज़ाइल हैं। अब बहन का सवाल कि आँख का अखलाक क्या है, कान का अखलाक क्या है, ज़ुबान का अखलाक क्या है, दिल का अखलाक क्या है, हाथ का अखलाक क्या है और पैर का अखलाक क्या है। आँख का अखलाक तो यह है किसी के ऐब को देखने के बाद उस पर पर्दा डाल देना। सुभान अल्लाह। सही। किसी के कान का अखलाक यह है कि किसी की बुराई और गीबत को ना सुनना, और ना ये इश्तियाक रखना कि मैं किसी की गीबत सुनूं। सही। तो कोई बात करे तो मैं, और ना तजस्सुस रखूं। होते हैं ना कुछ लोग कान लगा के सुन रहे होते हैं, बात आपकी हो मगर ये सुन रहे हैं, या इनकी बात हो मैं सुन रहा हूँ, तो तजस्सुस ना हो कान के। ज़ुबान का अखलाक यह है कि अगर किसी की इस्लाह भी करने हो तो इतने शाइस्तगी के साथ कि उसको बुरा ना लगे, और अच्छाई करना, और ज़बान से अल्लाह का जिक्र करना। दिल का यह है कि नीयत हमेशा हर किसी के लिए पॉजिटिव रखना। हाथ का ये कि किसी की जालिम को रोकना और मज़लूम का साथ देना। और पैर का अखलाक ये है कि हमेशा अल्लाह के मखलूक की खिदमत में दौड़ते हुए जाना। सुभान अल्लाह। तो ये अखलाक हमें करीमाना नज़र आते हैं। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा ये बताइए कि रसूलुल्लाह का अखलाक क्या है, तो आपने कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? पूरा कुरान तो रसूल का अखलाक है। सुभान अल्लाह। तो हमें कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद के अंदर तमाम चीज़ें इसी तरह की नज़र आती हैं। रज़वी साहब, इस नुक्ते को अगर आप आगे बढ़ाइए कि जो दिल में है वही ज़बान पर होना, ये आला अखलाक की अलामत है, या अखलाक का तकाजा ये है कि जो दिल में है वो ज़बान से यूँ अदा हो कि दूसरे की दिल आज़ारी ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम की हदीस है, फरमाया इस इंसान के जिस्म के अंदर एक अज़्व ऐसा है कि अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा तमाम जिस्म ठीक हो जाएगा, और वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। और वो है, आपने बनाया दिल। दिल से मुराद होता है, मुराद अक़ल होती है। तो अक़ल इंसान की जो है अगर पॉजिटिव है, हर एक के बारे में नेक बात सोचेगा वो। सही। जब ये आप बैठे हुए हैं तो मैं सोचूंगा कि भाई बड़े अच्छे माशाल्लाह कब लिबास पहने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, मैं ये सोचूंगा, यानी पॉजिटिव।
और अगर मेरे दिल जो है मेरा जो है वो सही नहीं है तो फिर मैं आपके अंदर से ऐब निकालूंगा, ये कोशिश करूँगा क्या पकड़ूँ इसमें, ऐब में क्या है इनके अंदर वो पकड़ूँ। ये असल में बात दिल की है सारी, और दिल ठीक होता है जब उसका ताल्लुक अल्लाह से है, अल्लाह से होता है। खौफ खुदा और अज़मत खुदा का जब एहसास पैदा होता है दिल के अंदर तो उसका ताल्लुक पैदा होता है मखलूक से। कहते मैं डरता हूँ कि भाई अगर मैं कोई ऐसे बात कह दूँ आपके बारे में कि अल्लाह नाराज़ हो जाए तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। कोई अगर कहेगा आपके खिलाफ मेरे मुझसे तो कहूँगा ये सुनना भी अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए वही बात, ताल्लुक अल्लाह से, ये अल्लाह पसंद नहीं है। और ये वही बात है जो हम कर भी रहे थे जवाब। लिहाजा मैं कहूँगा नहीं, ये मैं आपकी बात आप और कोई बात करें मुझसे। ऐसे ही माली मामलात आते हैं, बीवी बच्चों के ताल्लुकात, बीवी से ताल्लुकात की बात आते हैं। अगर बीवी मैं समझता हूँ जी ये क्या है, ये तो इसकी हैसियत क्या है, ये तो मेरे टुकड़ों में पल रही है। अब अगर मेरी फिक्र ये है ना तो बस मैं उसका साथ पता ट्राई करूँगा। लेकिन अगर मैं समझूँगा कि भाई ये अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी का मेरा साथी बनाया है, ये मेरी साथी है ज़िंदगी की, मेरी हेल्पर है, मुझे इसके साथ जीना मरना है, तो अब एक बदल जाएगा बिल्कुल। तो सारा मामला यहाँ से चल रहा है, सारा मामला यहाँ से चल रहा है। यानी अगर हम ये बोलें, जैसे मैं और जवाब बात भी कर रहे थे इस बारे में कि कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो मेरे दिल में है मैं बोल देता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। इसका मतलब ये हुआ जवाब कि अगर मैं वो सारी बातें बोल रही हूँ फॉर इंस्टेंस जो मेरे दिल से निकल रही हैं और अगर वो किसी को हर्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि मुझे अपने आप में इस्लाह की ज़रूरत है। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो अल्फाजों का, देखिए कुरान हमें ना अल्फाजों का चुनाव बताता है कि किस तरह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हिकमत का, कि आप हकीमाना गुफ्तगू करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, हकीमाना गुफ्तगू करें कि इस्लाह भी हो जाए। और अंदाज़ हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया कि ये अंदाज़ होना चाहिए किसी की दिल आज़ारी ना हो। अभी बात चल रही थी तो वो माल के हवाले से कि माल जिसके पास जो साहिब माल हैं उनका अखलाक क्या है। आइए कुरान से पूछते हैं साहिब माल का अखलाक क्या है। कुरान के अल्फाज सुनिए, कुरान कहता है कि तुम जो सदका खैरात देते हो अगर ऐलानिया देते हो ये भी अच्छा है, मगर छुपा के दो तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जो मालदार है उनका अखलाक क्या होना चाहिए कि जब वो मखलूक की खिदमत करें तो किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर दिल आज़ारी होती है तो फिर वो नेकियां फिर सिमटना शुरू हो जाती हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें हर जहत पर अखलाक समझाता है कि ये अखलाक होना, अखलाक करीमाना इस तरह का होना चाहिए। देखिए एक है अखलाक मूसवी, एक है अखलाक ईसावी और एक अखलाक मोहम्मदी। अखलाक मूसवी वो है किसी ने तुम्हें मारा, तुमने उतनी शिद्दत से, ज़्यादा नहीं, उतनी शिद्दत से उसको भी मार दिया, सही। अखलाक ईसावी ये है कि किसी ने तुम्हें मारा तो तुमने जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली। अखलाक मोहम्मदी है कि तुम्हें किसी ने तकलीफ़ दी तो तुम्हारे पर जो कुछ था तुमने निछावर कर दिया, सुभान अल्लाह, ताकि वो तुम्हारे अखलाक से मुतासिर होकर तुम्हारे पास आ जाए। इसी तरह हमने ये देखा कि इमाम ज़ैनुल आबदीन जो आबदीन की ज़ीनत हैं वो बाँट रहे हैं, लंगर दे रहे हैं लोगों को। तो एक शख्स वहाँ मौजूद है जो चुपके चुपके से देख रहा है आपको, और जब आपके करीब आया तो देखा और देखने के बाद कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। अंदाज़ ये कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, कहा हमने पहचाना, फिर भी उसको और ज़्यादा दिया। तो फिर उस पूछा हज़रत पहचाना, कहाँ पहचाना, जानता हूँ तुम वही हो जिन्होंने मैदान करबला में पानी हम पर बंद किया था, वो तुम्हारा ज़र्फ़ था या आले मोहम्मद का ज़र्फ़ है। रिज़वी साहब ये हम सुनते हैं मिसालें और हमें खुशी भी होती है सुन के, लेकिन फिर अगेन हमें दुख भी होता है कि कहाँ वो ज़र्फ़ और कहाँ हमारा ज़र्फ़। तो ये चीज़ अपने आप में पैदा तो बिल्कुल गलत फ़लसफ़ा है कि कहाँ वो ज़र्फ़ और कहाँ। अगर ऐसी बात सही होती तो अल्लाह ये क्यों कहता कि अगर तुम चाहते हो कि मुझसे मोहब्बत करो तो मेरे रसूल की पैरवी करो। तो सर हम क्यों नहीं कहाँ वो कहाँ हम नहीं। देखिए हम उनके मर्तबे तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन अगर हम उनकी पैरवी करने की कोशिश भी करेंगे ना तो भी हम उनकी शफाअत के मुस्तहिक़ बन जाएंगे और उनसे करीब पहुँच जाएंगे उनके, तो वो अल्लाह को पता है कि इसमें ताकत कितनी है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मुझ में वो अखलाक की ताकत नहीं है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में थी, लेकिन बहरहाल अगर मैं कोशिश करता हूँ जैसे कि इन्होंने फरमाया कि मैं भी जिन लोग इन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया मैं उनको फ़ायदा पहुँचाता हूँ, तो मैं उनकी तासीर करता हूँ, ज़्यादा मुझे हक़ हासिल है, कम से कम क़यामत में वो मेरी शफ़ाअत करेंगे। कोशिश ही तो है रिज़वी साहब सब कुछ, सिर्फ बैठकर कसीदा गोई तो नहीं है, कोशिश ही तो है जिसमें आफियत है, तो अमल है। और हमारी साहब जैसे भी आपने अर्ज़ किया था कान की अखलाक का कि अगर कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो उसको ना सुना जाए। तो सर अब प्रैक्टिकली अब हम 4 लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं और अगर फॉर इंस्टेंस मैं किसी की बुराई करती हूँ तो आप किस तरह से
उससे बचेंगे कि मुझे भी शायद बुरा ना लगे और आप भी वो आपका बुराई ना इम्तिहान ले सुने? रही हैं आयशा, हाँ, बात कुरान बताइए। मजीद फुरकान देखिए, मैंने कुरान के जो अल्फाजों का इस्तेमाल देखिए, कुरान ने कहा इज्तनीबू कसीरम मिनज़ ज़न्नि, इज्तनाब करो सुए ज़न से, इज्तनाब रखो, करो बुराई करो नहीं, इज्तनाब पहले ही एक बॉर्डर बना दिया कि आपको किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, बुरा कहना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, लेकिन आपको एक जो आप एक बॉर्डर है उससे पहले आपको खड़ा करके रोक दिया। हम लोग तो टो में लगे रहते हैं कि फलां क्या कर रहा है, ये फलां उधर क्या कर रहा था, इसके बारे में भी रोक दिया कुरान मजीद फुरकान हमीद ने, तजस्सुस ला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो, ये कुरान के अल्फाज है। अगर हम कुरान लेकिन जब मैंने कहा ना, अम्मा आयशा से पूछा कि अखलाक क्या, उन्होंने कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान की जो बातें हुई तो रसूल का अखलाक है। बिल्कुल, तजस्सुस पे हम मज़ीद बात करेंगे, बिकॉज तजस्सुस तो हम सब में होता है, उसको किस तरह से कम या ख़त्म किया जा सकता है आपको बताएंगे इस छोटे से वक्फे के बाद।